तो बच्चों यहाँ पर हम क्लास 10th केमिस्ट्री में हमारा पहला चैप्टर इसमें चल रहा था केमिस्ट्री का, जो कि था रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण या रासायनिक समीकरण तथा रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा चल रहा था। इस चैप्टर में हमने कुछ टॉपिक यहाँ पर कवर कर लिए थे, जबकि अब आगे की ओर हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे थे। इससे पहले जो हमने यहाँ पर पढ़ा था वो पढ़ा था हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, इसमें हमने मुख्य रूप से 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी, जिसमें हमारी जो पहली अभिक्रिया थी वो संयोजन अभिक्रिया थी। ठीक है, या एडिशन अभिक्रिया हम उसको कहते हैं। ठीक है, दूसरी अभिक्रिया हमारी थी वियोजन अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया हमने विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी, और चौथी प्रकार की जो अभिक्रिया पढ़ी थी वो हमने द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी। ठीक है, अब आज जो हमने यहाँ पर जो पढ़ना है वो है एक अन्य प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, जिसमें जो अभिक्रियाएं हैं वो हैं ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं। ठीक है, या ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया, इन दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ना है कि ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं क्या होती हैं और इसके अलावा अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया पढ़ने से पहले एक हम यहाँ पर डायग्राम देख लेते हैं भाई। एक एक्टिविटी के थ्रू हम इस अभिक्रिया को समझेंगे। ठीक है, अब आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इस डायग्राम में आपको ये दिखाई दे रहा है कि देखो एक यहाँ पर डिश ली गई है, एक बाउल हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, चाइना डिश जिसको हम कहते हैं। ठीक है, इस चाइना डिश में कॉपर लिया गया है। ठीक है, कॉपर यानी कि तांबा यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा इसको हमने यहाँ पर हमारा यहाँ पर एक स्टैंड होता है जिसको हम ट्रीपॉड स्टैंड बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर क्या लगाई गई है, एक वायर गेज लगाई गई है, एक तार की जाली लगाई गई है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर बर्नर का यूज किया गया है। ठीक है, अब ये जो बर्नर है, इस बर्नर का यूज किया जाता है अगर हमको लेबोरेटरी में किसी भी पदार्थ को अगर गर्म करना होता है, किसी भी केमिकल को अगर हमने गर्म करना होता है, तो इस बर्नर के थ्रू हम क्या करते हैं, या इस बर्नर की सहायता से हम क्या करते हैं, पदार्थ को गर्म करते हैं। ठीक है, तो बर्नर का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि देखो जो हमारा जो कॉपर है, इस कॉपर को यहाँ पर गर्म किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि जब यहाँ पर कॉपर गर्म होगा तो ऑक्सीजन के साथ यहाँ इसकी अभिक्रिया होगी, क्योंकि यहाँ पर इसको खोल दिया गया है, इसको बंद नहीं रखा है। देखो जो चाइना डिश है उसमें ऊपर से कोई प्लेट नहीं लगाई गई है। इसमें क्या क्या होगी, जब इसको गर्म किया जाएगा तो गर्म करने पर यहाँ पर क्या होगी, जो एयर होगी उस एयर की प्रेजेंस में ये क्या होगा, जलेगा, या इसको हम गर्म करेंगे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर इसको आप देख लीजिए। ठीक है, क्या किया है हमने, कॉपर लिया है, उस कॉपर को हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कॉपर को गर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर अभी इससे पहले मैंने आपको जो डायग्राम दिखाया, उस डायग्राम में हमारा क्या था, हमने एक चाइना डिश में कॉपर लिया था, और उस कॉपर को हम क्या कर रहे थे, बर्नर की सहायता से उसको क्या कर रहे थे, हम गर्म कर रहे थे। ठीक है, तो जब कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होने लगती है, एक रासायनिक अभिक्रिया होने लगती है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है हमारी, देखो जो कॉपर है, इस कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म हो रहा है, क्योंकि जब हम यहाँ पर गर्म कर रहे हैं तो यहाँ पर वायु भी उपस्थित है भाई। किसी भी पदार्थ को जब हम जलाते हैं या गर्म करते हैं तो गर्म करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, यहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और ये ऑक्सीजन इसको कहाँ से मिलेगी, यहाँ तो ऑक्सीजन होगी और इसके अलावा जो कॉपर है, इस कॉपर को यहाँ से भी ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है, तो कॉपर इस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब कॉपर को गर्म किया जाएगा तो यहाँ पर हमारा जो अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया में क्या होता है, देखो गर्म करने का यहाँ पर ऊष्मा का साइन हम रख लेंगे। जब यहाँ पर रिएक्शन होती है तो रिएक्शन हमारी क्या होती है, देखो 2CuO। ठीक है, जो कॉपर था ये कॉपर किस में कन्वर्ट हो चुका है, अब कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो देखो कॉपर को हमने वायु की उपस्थिति में गर्म किया तो हमको क्या मिला, कॉपर ऑक्साइड मिला। ठीक है, अब अगर हम देखो जो यहाँ पर जो पदार्थ बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, जब हम इसको गर्म करेंगे कुछ टाइम में, तो यहाँ पर जो पदार्थ हमारा कॉपर था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो हमारा ये जो चाइना डिश है, इस चाइना डिश में अब हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं। ठीक है, या हाइड्रोजन गैस इसमें हम अब इसके बाद फ्लो करते हैं। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन गैस इसमें फ्लो की जाती है तो अब यहाँ पर क्या होता है, देखो
यहाँ पर हमारा बना क्या था, जब हमने ऑक्सीजन पास की थी तो कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर बना था। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया है, इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दी है। ठीक है, तो जब हम इस चाइना डिश में कॉपर ऑक्साइड बनने के बाद हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होने लगती है। ठीक है, और यहाँ पर भी हम हीट करते हैं, इसको नीचे से गर्म करते हैं। ठीक है, तो जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस के साथ जब इसकी क्रिया होती है तो क्रिया के फलस्वरूप हमारे यहाँ पर देखो जो पदार्थ बनता है वो बनता है, एक तो यहाँ पर कॉपर बनता है और इसके अलावा दूसरा हमारे यहाँ पर बनता है H2O। यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारी विस्थापन अभिक्रिया हो जाती है। जो ऑक्सीजन है ये विस्थापित हो जाता है कहाँ की ओर, हाइड्रोजन की ओर। तो जब उत्पाद बनते हैं तो उत्पाद में हमारा एक तो कॉपर हमको मिलता है और इसके अलावा क्या मिलता है हमको, यहाँ पर वाटर मिलता है, या हमको क्या मिलता है, जल प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ पर दो अभिक्रियाएं आप लोगों ने देखी हैं। ठीक है, पहली अभिक्रिया में हमारा क्या हो रहा था, जो पहली अभिक्रिया हमारी थी, इस अभिक्रिया में क्या हुआ, कॉपर के साथ या कॉपर की क्रिया हमने किसके साथ कराई, ऑक्सीजन के साथ कराई। तो जब कॉपर की क्रिया हमने ऑक्सीजन के साथ कराई तो जो ऑक्सीजन है वो कॉपर के साथ क्या हो चुकी है, जुड़ चुकी है। ठीक है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ क्या हो चुकी है, यहाँ पर जुड़ चुकी है। ठीक है, तो ऐसी जो क्रियाएं होती हैं जहाँ पर ऑक्सीजन का संयोग होता है, देखो हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का संयोग हुआ है यहाँ पर एक प्रकार की, ये कैसी अभिक्रिया है, संयोगात्मक अभिक्रिया है भाई। ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया है, इससे पहले भी हमने योगात्मक अभिक्रिया को पढ़े, और यहाँ पर हुआ किसका संयोग है, ऑक्सीजन का संयोग है। ठीक है, देखो यहाँ पर हमारे पास कॉपर था, जबकि यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हुआ, कॉपर ऑक्साइड प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ है, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीजन का संयोग हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो सेकेंड रिएक्शन है, सेकेंड रिएक्शन में अगर हम देखें, यहाँ पर हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है, जबकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, केवल कॉपर है। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है, जबकि जो पदार्थ हमारा बना जब, उसमें केवल कॉपर है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ है, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है। ठीक है, तो पहली क्रिया में तो ऑक्सीजन का संयोग हुआ है देखो। ठीक है, जबकि जो दूसरी क्रिया है, दूसरी क्रिया में क्या हुआ है, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है या ऑक्सीजन बाहर निकली है भाई। ठीक है, तो पहली क्रिया में हमारा क्या हुआ, ऑक्सीजन का संयोग हुआ, जबकि दूसरी जो हमने यहाँ पर क्रिया दिखाई उसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं में जब ऑक्सीजन का संयोग होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब ऑक्सीजन का संयोग होता है, संयोग होता है। ठीक है, तो ऐसी जो अभिक्रियाएं होती हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया के लिए अगर पूछा जाता है, या ऑक्सीडेशन के लिए अगर पूछा जाता है, ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीकरण, ठीक है, या इसको हम उपचयन भी बोलते हैं, या उपचयन। ठीक है, तो जब भी रासायनिक अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन का संयोग होता है, ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रियाओं के नाम से हम जानते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा 2Cu, कॉपर के साथ ऑक्सीजन ने संयोग किया तो हमारा कॉपर ऑक्साइड बना। ठीक है, यानी कि इस क्रिया में क्या हुआ, ऑक्सीजन का संयोग हुआ। तो जब भी रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान ऑक्सीजन का संयोग होता है तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया उनको हम कहते हैं। ठीक है, जबकि दूसरे प्रकार की अभिक्रियाएं हमने यहाँ पर देखी जिनको हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, या इसको हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो दूसरे प्रकार की अभिक्रिया में क्या हो रहा है, इस अभिक्रिया में हमने देखा कि ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल रही है। देखो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड था, जबकि यहाँ पर क्या है, हमारे पास केवल कॉपर है, यानी कि कॉपर की क्रिया जब हमने हाइड्रोजन के साथ की तो कॉपर का ऑक्सीजन क्या हो चुका है, बाहर निकल चुका है, यानी कि ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या हो चुका है, ह्रास हो चुका है। तो जब भी रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान ऑक्सीजन का ह्रास होता है, जब रासायनिक अभिक्रियाओं में, जब रासायनिक अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ह्रास होता है। ठीक है, ह्रास का मतलब है ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, ह्रास होता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को, ऐसी अभिक्रियाओं को अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं, अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं।
ठीक है। तो अपचयन अभिक्रिया के लिए हमारा एग्जाम्पल हमको मिला था, कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हमने हाइड्रोजन गैस के साथ कराई थी। इनको दोनों को आपस में लेकर हमने गर्म कर दिया था, तो हमको यहाँ पर कॉपर प्राप्त हुआ था और इसके अलावा यहाँ पर H2O हमको प्राप्त हुआ था। ठीक है। तो ये जो अभिक्रिया लिखी है, इस अभिक्रिया में क्या हुआ है, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है। ठीक है। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है। तो आई थिंक ये दोनों ही अभिक्रियाएं आप समझ चुके होंगे कि ये दोनों अभिक्रियाएं हमारी होती क्या है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का मतलब ऑक्सीजन का संयोग, ठीक है, और अपचयन अभिक्रिया का मतलब ऑक्सीजन का ह्रास। ठीक है। तो ये अभिक्रिया हमारी ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। ठीक है। अब हमारे यहाँ पर इन दोनों अभिक्रियाओं से ही मिलकर एक अभिक्रिया है, जिस अभिक्रिया को हम कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स अभिक्रिया, अभिक्रिया, ठीक है, या इसको हम बोल देते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया। रिडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया। ठीक है। अब रिडॉक्स अभिक्रिया क्या है या उपचयन अपचयन अभिक्रिया क्या है, देखो बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं हमारी ऐसी होती हैं जिनमें ऑक्सीजन का ह्रास भी होता है और इसके अलावा ऑक्सीजन का संयोग भी होता है। ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन तथा अपचयन की क्रिया साथ साथ होती है, साथ होती है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। तो क्या बोला कि कुछ अभिक्रियाएं हमारी ऐसी भी होती हैं जिनमें उपचयन भी होगा और इसके अलावा अपचयन भी होगा। ठीक है। यानी कि ऑक्सीकरण भी होगा और अपचयन भी होगा। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहेंगे। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल द्वारा हम यहाँ पर समझते हैं इसको। देखो यहाँ पर अभी हमने एक एग्जाम्पल लिखा था जिसमें कॉपर की रिएक्शन हमने की थी H2O के साथ। ठीक है। तो जब कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हमने की थी हाइड्रोजन गैस के साथ। ठीक है। तो यहाँ पर जब क्रिया हुई थी तो कॉपर हमारा बना था और इसके अलावा यहाँ पर क्या बना था, H2O बना था। ठीक है। तो अब इस अभिक्रिया में अगर हम देखें तो जो कॉपर ऑक्साइड है, ये कॉपर ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हुआ है, कॉपर में कन्वर्ट हुआ है। यानी कि कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है, यहाँ पर अपचयन हुआ है। क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। क्यों कहा हमने इसका अपचयन हुआ है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है। देखो यहाँ पर कॉपर ऑक्सीजन इसके साथ थी, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन का क्या हो चुका है, ह्रास हो चुका है। तो जब हमारा कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बनता है तो क्रिया क्या होती है, अपचयन की क्रिया होती है। ठीक है। लेकिन इसी क्रिया में आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन है, H2 उपस्थित है, जबकि जब उत्पाद हमारे बने हैं तो उत्पाद में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो गया है भाई। ठीक है। यहाँ पर केवल हाइड्रोजन है, जबकि जब यहाँ पर अभिक्रिया हुई तो हाइड्रोजन के साथ क्या ऐड हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है। ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। उपचयन या इसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है। तो ये अभिक्रिया आप लोग देखोगे कि इस अभिक्रिया में हमारा क्या हो रहा है, एक ही अभिक्रिया में अपचयन भी हो रहा है और उसी में क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। ठीक है। तो ऐसी जो क्रियाएं होती हैं जिनमें कि अपचयन और उपचयन एक साथ होता है या साथ साथ होता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम किस नाम से जानते हैं, रिडॉक्स अभिक्रियाओं के नाम से हम ऐसी अभिक्रियाओं को जानते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखो रिडॉक्स अभिक्रियाओं के का एक अन्य एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखो जिंक ऑक्साइड, हमारे पास एक है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन हम कर लेते हैं यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। ठीक है। जेडेनो है, इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ की, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। इन दोनों को साथ में लेकर हम गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर क्या होता है, ये हमारे कन्वर्ट हो जाता है, जिंक ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है जिंक में, और कार्बन मोनोऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में।
ठीक है। तो ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में भी हम देखते हैं कि ये रिडॉक्स अभिक्रिया है अथवा नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखना है जिंक ऑक्साइड। ठीक है। यहाँ पर जिंक ऑक्साइड किस में परिवर्तित हुआ है? जिंक में परिवर्तित हुआ है भाई। ऑक्सीजन का क्या हुआ है? यहाँ पर ह्रास हुआ है, देखो ऑक्सीजन निकल गई है। तो जिंक ऑक्साइड का क्या हो गया? जिंक ऑक्साइड का हुआ अपचयन। जब ऑक्सीजन निकल जाती है या ऑक्सीजन का ह्रास हो जाता है तो क्रिया अपचयन। ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो गया। ठीक है। इसके अलावा जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसमें देखो केवल एक ऑक्सीजन है भाई। कार्बन मोनोऑक्साइड में एक ऑक्सीजन है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या बढ़ रही है। देखो एक ये जो ऑक्सीजन है वो इसमें ऐड हो गया है भाई। ठीक है। यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या हुआ है यहाँ पर? उपचयन हुआ है। उपचयन, या इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण बोल देते हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार की जो हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उन रासायनिक अभिक्रियाओं में ज्ञात कर सकते हैं कि क्रिया हमारी ऑक्सीकरण है या क्रिया हमारी उपचयन है। उपचयन है या क्रिया हमारी क्या है? अपचयन है। ठीक है। इसी प्रकार से एक और अभिक्रिया हम यहाँ पर देख लेते हैं, उसमें ज्ञात कर लेते हैं। देखो Fe2O3। ठीक है। इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं एल्यूमिनियम के साथ। ठीक है। जब यहाँ पर रिएक्शन होती है तो हमको यहाँ पर मिलता है Al2O3 हमको मिलता है, और इसके अलावा Fe हमको मिलता है। ठीक है। रिएक्शन को संतुलित कर लेते हैं तो ये है भाई। ठीक है। तो देखो इस अभिक्रिया में देखो Fe2O3 है, यानी कि हमारे यहाँ पर आयरन का ऑक्साइड है। इसकी रिएक्शन हमने एल्यूमिनियम के साथ की है, तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना है और आयरन बना है। ठीक है। तो इस क्रिया में हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर आयरन यहाँ है, यहाँ पर भी आयरन है। ठीक है। तो देखो यहाँ पर आयरन के साथ ऑक्सीजन था। ठीक है। लेकिन यहाँ पर आयरन के साथ ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है। इसका मतलब आयरन का क्या हुआ? यहाँ पर अपचयन हुआ है। ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन का ह्रास हो गया है यहाँ पर, या ऑक्सीजन का लोप हो गया है। ठीक है। जबकि यहाँ पर हमारे पास एल्यूमिनियम, देखो एल्यूमिनियम है, जबकि एल्यूमिनियम के साथ जब हमारा उत्पाद बना तो एल्यूमिनियम के साथ क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी है। ठीक है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम का क्या हुआ? उपचयन हुआ। ठीक है। तो इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, उस रासायनिक अभिक्रिया में ज्ञात कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हमारी रिडॉक्स अभिक्रिया है अथवा नहीं है। ठीक है। और ये भी हम ज्ञात कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हमारी अगर रिडॉक्स अभिक्रिया है तो किस भाग का अभिक्रिया में उपचयन हो रहा है और किस भाग का अभिक्रिया के दौरान अपचयन हो रहा है। ठीक है। इसमें एक और अभिक्रिया है, देखो इस अभिक्रिया को समझ लो। PbO लेड ऑक्साइड है। लेड ऑक्साइड की क्रिया हम कार्बन के साथ करते हैं। ठीक है। और रिएक्शन में हमारा बनता है 2Pb। ठीक है। लेड हमारा बनता है और इसके अलावा क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है। अब देखो ये जो अभिक्रिया है, जो हमारी यहाँ पर अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया हमारी दोनों ओर होती है भाई। देखो यहाँ पर हमारा साइन, अभी तक तो हमारे यहाँ पर जितनी भी अभिक्रियाएं थे उनमें हमने जो साइन था हमारा वो सीधे था भाई। केवल ये साइन हमारा था, एरो हमने सीधे आगे की ओर एरो के साइन द्वारा दर्शाया था। ठीक है। लेकिन इस अभिक्रिया में हमने यहाँ पर एक अलग से साइन का प्रयोग किया गया है भाई। ठीक है। इससे पहले भी तुमको इस साइन के बारे में बताया था कि कुछ अभिक्रियाएं हमारी ऐसी होती हैं जिनमें कि अभिकारक से उत्पाद बन रहा होता है और उत्पाद पुनः किसमें परिवर्तित होते हैं? यहाँ पर अभिकारक पदार्थों में परिवर्तित होते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं हमारी क्या कहलाती हैं? इन अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है भाई। ठीक है। तो इस उत्क्रमणीय अभिक्रिया में हम जो हम इन उत्क्रमणीय अभिक्रिया में हम कैसे यहाँ पर बताएंगे कि पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है या पदार्थ का अपचयन हो रहा है। ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी देखो, जब हम अभिकारक में देखते हैं तो ऑक्सीजन है, लेड के साथ ऑक्सीजन है, जबकि जब उत्पाद हमारा बन रहा है तो लेड के साथ ऑक्सीजन क्या हो चुका है? हट चुका है। ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि PbO का क्या हुआ? अपचयन हुआ। अपचयन हुआ। इस अभिक्रिया में PbO का अपचयन हुआ, क्योंकि यहाँ पर PbO के फॉर्म में था, ये यहाँ पर Pb के फॉर्म में हुआ है। इसका ऑक्सीजन क्या हो चुका है? ह्रास हो चुका है। ठीक है। इसी प्रकार कार्बन को देखो, यहाँ पर कार्बन के फॉर्म में है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में ये है। ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कार्बन का क्या हुआ? कार्बन का क्या हो गया? उपचयन, या इसी को हम क्या कहते हैं? उपचयन को ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण, क्योंकि कार्बन के साथ क्या जुड़ चुका है? ऑक्सीजन जुड़ चुका है, तो कार्बन का
ऑक्सीकरण या उपचयन हो गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि ये क्रिया हमारी दोनों तरफ हो रही है। ठीक है, यहाँ पर हमारा लेड ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हुआ, लेड में कन्वर्ट हुआ, और कार्बन कार्बन किस में कन्वर्ट हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ। ये तो हमने अभिक्रिया में तब बताया है, अपचयन और उपचयन की क्रिया हमने तब बताई है जब अभिक्रिया हमारी आगे की ओर हो रही है। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब क्रिया हो रही है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर क्या बताया कि ये जो क्रिया है ये पीछे की तरफ भी हो रही है, बैकवर्ड भी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमने बता दिया जब अभिकारक से उत्पाद में ये कन्वर्ट हो रहे हैं तो हमने बता दिया कि किसका उपचयन हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है, ये तो हमने यहाँ की ओर बताया। ठीक है, लेकिन जब माना क्रिया हमारी इधर की ओर हो रही हो, बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही हो, ठीक है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में हमारी क्रिया में क्या होगा, देखो यहाँ पर लेड है। ठीक है, जबकि जब हमारे यहाँ पर बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हुई तो यहाँ पर क्या बन चुका है, लेड ऑक्साइड बन चुका है। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर तो लेड है, यहाँ पर लेड ऑक्साइड बन चुका है, यानी कि लेड का क्या हो गया है, जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। ठीक है, जब बैकवर्ड हो रही है रिएक्शन हमारी, जब पीछे की ओर हो रही है, तो अभिकारक हमारा भी ये कहलाएगा, उत्पाद ये कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब बैकवर्ड हो रही है रिएक्शन उसमें लेड से क्या बन रहा है, लेड ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब बैकवर्ड क्रिया होगी तो यहाँ पर केवल हमारा लेड है, जबकि यहाँ पर लेड ऑक्साइड है। तो हम क्या कह सकते हैं इसमें कि जो लेड है, लेड का क्या हो रहा है, पीबी का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है भाई इसके साथ, तो पीबी का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है या ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, ऐसी बैकवर्ड जब होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर देखो कार्बन डाइऑक्साइड है और यहाँ पर हमारा केवल कार्बन है, यानी कि ऑक्सीजन का क्या हो चुका है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पर कार्बन हमको मिला, तो ऑक्सीजन क्या क्या हो चुका है, यहाँ पर जब कार्बन बना तो ऑक्सीजन का लोप हो चुका है इसमें। ठीक है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो CO2 है, इस CO2 का यहाँ पर क्या हो चुका है, सॉरी जो CO2 है, इस CO2 का क्या हुआ है, यहाँ पर अपचयन हुआ है। ठीक है, तो कभी कभी हमको यहाँ पर क्रियाएं तुमको मिल सकती हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं भी मिल सकती हैं भाई, इस टाइप की अभिक्रियाएं भी मिल सकती हैं। ठीक है, और तुमको यहाँ पर पूछा जा सकता है कि इन अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण और अपचयन ज्ञात कीजिए कि किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है और इसके अलावा किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो हम इनको देखने के लिए क्या करते हैं, पहले तो हम जो हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन है उसमें हम पदार्थों के लिए ज्ञात कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर पहले ज्ञात किया, यहाँ पर लेड ऑक्साइड था, यहाँ पर लेड बना, तो लेड के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन था, जबकि यहाँ पर लेड के साथ ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन का लोप हुआ, तो हमने क्या कहा कि लेड ऑक्साइड का अपचयन हो गया है। ठीक है, इसी प्रकार हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखा, यहाँ पर कार्बन था, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बन चुका है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है तो कार्बन का क्या हो गया, यहाँ पर उपचयन हो गया। ये हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखी। अब हम जब क्रिया इधर की ओर हो रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्रिया को देख रहे हैं, तो जब बैकवर्ड क्रिया होगी तो लेड यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है किसमें, लेड ऑक्साइड में। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन का क्या हो चुका है, यहाँ पर संयोग हो चुका है, यानी कि लेड का क्या हो गया, यहाँ पर उपचयन हो गया है। ठीक है, इसी प्रकार बैकवर्ड डायरेक्शन में जब क्रिया हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा है कार्बन में। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो चुका है, अपचयन हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन था इसके साथ ही, जबकि जब कार्बन बना तो ऑक्सीजन का क्या हो चुका है, यहाँ पर लोप हो चुका है। ठीक है, तो इन बातों का हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे जब भी हम रिडॉक्स अभिक्रियाओं को करेंगे। तो ये तो थी हमारी रिडॉक्स अभिक्रिया, और इसके अलावा रिडॉक्स अभिक्रिया में हम कैसे ज्ञात करते हैं कि पदार्थ का अपचयन हो रहा है और कैसे हम ज्ञात करते हैं कि पदार्थ का उपचयन हो रहा है। ठीक है, तो कुछ अभिक्रियाएं आप लोगों के बुक में और होंगी, उन अभिक्रियाओं को भी आप लोग देखेंगे कि इन अभिक्रियाओं में किन पदार्थों का ऑक्सीकरण हो रहा है और किन पदार्थों का अपचयन हो रहा है। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है संक्षारण। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे संक्षारण क्या होता है। ठीक है, संक्षारण जो टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक के बारे में आपने अपने चारों ओर देखा होगा भाई, जो संक्षारण की क्रिया है इस क्रिया को आपने महसूस किया होगा अपने चारों। ठीक है, क्या होता है देखो, हम अपने चारों ओर ये देखते हैं या ठीक है, आप लोगों ने लोहा देखा होगा, देखो ठीक है, लोहे का प्रयोग बहुत सारे जो सामान हैं उनको बनाने के लिए हम लोग करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो लोहा है वो लोहा जब कुछ समय तक खुले में उसको रख दिया जाता है। ठीक है, तो जब खुले में उसको उस लोहे को रख दिया जाता है तो कुछ टाइम बाद आप देखते होंगे कि लोहे के ऊपर से या जो लोहे के ऊपरी जो सतह होती है उस ऊपरी सतह पर एक लाल लाल रंग की परत चढ़ जाती है भाई। ठीक है,
लोहे का सरिया माना हमने क्या किया, हमने बाहर रख दिया, खुले में रख दिया। तो खुले में रखने के बाद आप लोग ये देखा होगा आप लोगों ने कि कुछ टाइम बाद क्या होता है कि इसकी ऊपरी सतह पर लाल लाल रंग का एक या लाल रंग की एक क्या चढ़ जाती है, एक परत चढ़ जाती है भाई। इसके जो सरफेस एरिया है उसमें लाल रंग की क्या चढ़ जाती है, परत चढ़ जाती है। ठीक है, तो ये परत क्यों चढ़ी भाई? ठीक है, तो ये परत चढ़ी हमारी संक्षारण की क्रिया के कारण। किस क्रिया के कारण चढ़ी? संक्षारण की क्रिया के कारण। ठीक है, अब संक्षारण की क्रिया में होता क्या है देखो, जब हम विभिन्न प्रकार के जो हमारे धातुएं होती हैं, ठीक है, जब हम धातुओं को खुले में रख देते हैं, ठीक है, धातु जो होती है, धातुओं को जब हम क्या करते हैं, खुले में रख देते हैं कुछ समय के लिए, तो धातु क्या करती है, धातु हमारे चारों ओर क्या होती है कि हमारे चारों ओर वायुमंडल में आर्द्रता पाई जाती है भाई, जलवाष्प के कण घूम रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे एसिड के कण भी यहाँ पर उपस्थित होते हैं, बहुत सारे वायु में बहुत सारे अन्य गैसें भी उपस्थित होती हैं। ठीक है, तो ये जो जलवाष्प के कण हैं, ये जो वायु के कण हैं, जो एसिड के जो कण हैं, ये क्या करते हैं, ये धातु की सतह के साथ क्रिया कर जाते हैं, धातु के संपर्क में आते हैं और संपर्क में आकर क्या करने लगते हैं, धातु से क्रिया करने लगते हैं। ठीक है, जिससे कि जो धातु है वो अपने वास्तविक गुणों को खो देता है, जो उसके गुण होते हैं। क्योंकि आयरन अगर हम देखें हमको स्टील कलर का दिखाई देता है, सिंपली आयरन जो है स्टील कलर का हमको दिखाई देता है, लेकिन जब ये अपने चारों ओर उपस्थित जो जलवाष्प है, इसके अलावा जो हमारे चारों ओर जो ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, या कुछ हमारे एसिड हैं, इन गैसों के या जलवाष्प के संपर्क में, ऑक्सीजन की संपर्क में, और इसके अलावा जो एसिड है इनके संपर्क में जब जो धातु है या जो लोहा है, ये जब इनके संपर्क में आता है तो क्या होता है कि इसके वास्तविक गुण क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो क्रिया है, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को या ये जो क्रिया है, इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। ठीक है, तो लोहे पर जब जंग लगता है तो लोहे पर जंग लगने की क्रिया किसके कारण हुई, संक्षारण के कारण हुई भाई। किसके कारण हुई, संक्षारण के कारण हुई। ठीक है, इसी प्रकार हम, ये तो हमने लोहे में देखा, ठीक है, लोहे में जंग लगना क्या है, एक प्रकार की संक्षारण की क्रिया है। ठीक है, इसी प्रकार क्या होता है देखो, चांदी, ठीक है, जिसका उपयोग हम आभूषण बनाने में भी करते हैं। ठीक है, तो जो चांदी होती है, उस चांदी को भी अगर हम कुछ टाइम तक खुले में रख दें तो क्या होती है कि यहाँ पर भी जो वायुमंडल में उपस्थित जो आर्द्रता है और वायुमंडल में उपस्थित कुछ हमारे जो गैसीय पार्टिकल होते हैं वो इसकी सतह से क्रिया कर जाते हैं, और इसका जो चमकता हुआ रंग होता है वो रंग क्या हो जाता है, फेड हो जाता है। उसका उसके रंग, उसका जो कलर है, कलर क्या हो जाता है, इसका काला पड़ जाता है या फेड हो जाता है भाई। जो चमकती हुई चांदी थी उसका रंग क्या हो जाता है, फेड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो चांदी का रंग काला हुआ है या चांदी का जो रंग है वो उड़ गया है, तो वो किसके कारण उड़ा है, इसी संक्षारण की क्रिया के कारण उड़ा है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम देखें तांबा, एक अन्य धातु है हमारे पास तांबा। ठीक है, तांबे का भी आप लोग प्रयोग करते हैं, कॉपर हम सिंपली रासायनिक रूप से इसको बोलते हैं। ठीक है, तो जो ये तांबा होता है, इस तांबे को भी जब हम अ, खुले में रख देते हैं कुछ टाइम, तो क्या होता है, ये जो तांबा है ये भी क्या करता है, जलवाष्प से, इसके अलावा वायु से, और इसके अलावा जो हमारे चारों ओर एसिड के जो पार्टिकल होते हैं उनसे ये क्रिया कर जाता है। और इसकी जो परत है, जो इसकी अगर हम देखें लाल परत होती है, भूरी, लाल भूरी परत होती है तांबे की। ठीक है, लेकिन जब ये वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न प्रकार के गैसीय कणों से, जलवाष्प से, और इसके अलावा एसिड से क्रिया कर जाती है, तो ये जो लाल कलर है ये किस में कन्वर्ट होने लगता है, हरे कलर में कन्वर्ट होने लगता है, इसमें हरे रंग के स्पॉट बनने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो क्रिया है ये क्रिया भी क्या कहलाएगी, संक्षारण की क्रिया कहलाएगी। ठीक है, तो जब भी हमारे धातुओं में संक्षारण की क्रिया होती है तो संक्षारण की क्रिया से क्या होता है कि धातुओं के जो गुण होते हैं, जो उसके वास्तविक गुण होते हैं, वो वास्तविक गुण क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, और हमारी जो धातु है जो कि उपयोगी थी पहले, ठीक है, तो वो अब उपयोगी नहीं रहती है। ठीक है, देखो जब लोहे पर जंग लगता है तो धीरे धीरे क्या होने लगता है, लोहा खराब होने लगता है, कच्चा होने लगता है, और टूट जाती है हमारी जो लोहा है, जो कि पहले नहीं टूट रहा था, लेकिन जैसे ही उस पर जंग लगता है तो ईजिली वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो संक्षारण की क्रिया से क्या होता है, हमको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है भाई। ठीक है, तो संक्षारण की क्रिया के लिए हम कह सकते हैं, देखो इसमें लिख लेते हैं हम थोड़ा, जब कोई धातु जब कोई धातु अपने आसपास
अपने आसपास उपस्थित वायु आर्द्रता, ठीक है, आर्द्रता में हमारे किसके कण उपस्थित होंगे? जलवाष्प के कण उपस्थित होंगे भाई। आर्द्रता अम्लों आदि के साथ, आदि के संपर्क में आती है, आदि के संपर्क में आती है, तो यह अपने वास्तविक गुणों को खो देती है तथा संक्षारित हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोला इसमें देखो, जब कोई भी धातु अपने आसपास उपस्थित जलवाष्प, आर्द्रता, वायु, आर्द्रता, अम्लों आदि के संपर्क में आती है तो यह अपने वास्तविक गुणों को खो देती है तथा संक्षारित हो जाती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। ठीक है, तो जब धातुओं में संक्षारण की क्रिया होती है तो उससे क्या हो जाता है कि धातुओं के जो वास्तविक गुण होते हैं वो क्या हो जाते हैं? लोप हो जाते हैं, वास्तविक गुण खो देती है धातु। ठीक है, तो अगर हम संक्षारण की घटना देखें तो संक्षारण की घटना धातुओं के लिए क्या है? हानिकारक है, क्योंकि धातुओं को हानि होती है। धातुओं के जो गुणधर्म हैं, जिसके लिए धातु जाने जाते हैं, जिन गुणों के लिए धातु जाने जाते हैं, वो गुणधर्म क्या हो जाते हैं? उन गुणधर्मों का लोप हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए संक्षारण की जो क्रिया है वो धातुओं के लिए क्या होती है? हानिकारक होती है। ठीक है, अब जो संक्षारण की क्रिया को से बचने के लिए क्या होता है कि कुछ पदार्थों का हम धातु पर क्या कर देते हैं? कुछ पदार्थों के लेप हम लगा देते हैं। ठीक है, या कुछ क्रियाएं करते हैं जिससे कि हमारे जो धातुएं हैं, धातुओं में संक्षारण की क्रिया ना हो। ठीक है, उदाहरण तुमको बताए संक्षारण की क्रिया के एग्जाम्पल तुमको बताए कि आयरन का जब संक्षारण होता है तो हमारा किसका निर्माण होता है? आयरन ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है भाई, इंटू XH2O। ठीक है, आयरन ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। ठीक है, उसके जो बाहर जो आयरन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। जो हमारे यहाँ पर पीला पदार्थ है यहाँ पर जो बना लोहे की सतह पर, वो हमारा क्या है? आयरन ऑक्साइड है, जिसका फॉर्मूला क्या होगा? Fe2O3 इंटू XH2O। ठीक है, इसी प्रकार जब चांदी में इसका संक्षारण होता है तो इसका रंग क्या हो जाता है? फीका पड़ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार हम बता सकते हैं कि जब तांबे का संक्षारण होता है तो इसका जो सतह है इस पर हरा रंग इस पर उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, यानी कि जो धातुओं के जो वास्तविक गुण हैं वो वास्तविक गुण क्या हो रहे हैं? खत्म हो रहे हैं। ठीक है, तो संक्षारण की क्रियाओं के उदाहरण हम यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो संक्षारण से बचने के लिए, ठीक है, कुछ क्रियाओं का यहाँ पर हम उपयोग करते हैं। अब ये क्रियाएं क्या क्या हैं? देखो, संक्षारण से सुरक्षा, ठीक है, संक्षारण की से सुरक्षा के लिए हम क्या क्या करते हैं? देखो, सबसे पहला हमारा यहाँ पर है पेंट का प्रयोग। पेंट लिख देते हैं, चलो, पेंट का प्रयोग। ठीक है, तो जनरली तुम लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम कोई लोहे से किसी भी आर्टिकल को बनाते हैं, ठीक है, या लोहे से विभिन्न प्रकार के हमारे जो सामग्रियाँ होती हैं वो किससे बनाई जाती हैं? लोहे से बनाई जाती हैं। तो जब बनाने के बाद हम क्या करते हैं? उन पर बाहर से पेंट कर देते हैं। ठीक है, तो पेंट क्या करता है कि जो संक्षारण की क्रिया है उस संक्षारण की क्रिया से धातुओं को क्या करता है? बचाता है। ठीक है, तो संक्षारण की क्रिया से सुरक्षित रहने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पेंट का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, सेकेंड है यहाँ पर यसद लेपन। ठीक है, यसद लेपन क्या होता है? देखो, संक्षारण की क्रिया से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि जो लोहा है उस लोहे की सतह पर जिंक की परत का प्रयोग कर लेते हैं। लोहे की सतह पर किसका प्रयोग कर लेते हैं? लोहे की सतह पर जिंक का लेप। ठीक है, संक्षारण की क्रिया से बचने के लिए हम क्या करते हैं? जो लोहा है उस लोहे में जंग न लगे, ठीक है, जंग से बचा जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जो लोहे की सतह होती है उस सतह पर क्या किया जाता है? एक जिंक, एक अन्य धातु है, इस धातु का लेप कर दिया जाता है।
ठीक है। तो जब जिंक का लेप लोहे पर किया जाता है तो इस कंडीशन में भी जो हमारा यहाँ पर जिंक लेपित जो लोहा होगा उसमें संक्षारण की क्रिया नहीं होगी। ठीक है। तो लोहे की सतह पर जिंक का जब लेप करते हैं और लेप करने से संक्षारण की क्रिया से बचाने के लिए जब लेपित इसको किया जाता है तो ये जो क्रिया होती है इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, यसद लेपन कहते हैं। तो यसद लेपन की क्रिया द्वारा भी संक्षारण से बचा जा सकता है। ठीक है। तीसरा उपाय है ग्रीज लगाना, ग्रीज का प्रयोग। ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी हमारा क्या होता है कि हमारे घर में जो लोहे की बनी हुई जो वस्तुएं होती हैं वो जाम होने लगती हैं। ठीक है। तो वहाँ पर हम एक स्नेहक का प्रयोग करते हैं। एक पदार्थ होता है स्नेहक, बहुत स्मूथ होता है भाई, उस पदार्थ का प्रयोग हम कर लेते हैं। ठीक है। जिसके कारण क्या होता है कि जो जहाँ पर हमारे ऐंठन हो रही है दरवाजे में या खिड़की में, वो ऐंठन क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। ठीक है। तो वो जो पदार्थ होता है, जो स्नेहक पदार्थ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीज बोलते हैं। ठीक है। तो इस ग्रीज का प्रयोग भी अगर हम धातुओं की सतह पर कर दें तो धातुओं की सतह पर जो संक्षारण की क्रिया है, ये इस संक्षारण की क्रिया से यहाँ पर बचा जा सकता है। ठीक है। तो ग्रीज के प्रयोग से भी बचा जा सकता है। इसके अलावा क्रोमियम लेपन। ठीक है। तो एक अन्य धातु है हमारी क्रोमियम, Cr द्वारा जिसको इंडिकेट हम करते हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि धातुओं की सतह पर जब क्रोमियम का लेप करते हैं, जिस प्रकार जिंक का यहाँ पर लेप किया था, इसी प्रकार अगर क्रोमियम का लेप कर दिया जाए धातुओं की सतह पर तो वहाँ पर भी यसद लेपन की क्रिया से बचा जा सकता है। ठीक है। इसी प्रकार है तेल का उपयोग। ठीक है। जो हमारे खाद्य तेल होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो खाद्य तेल होते हैं, उन खाद्य तेलों का भी अगर हम प्रयोग धातुओं की सतह पर करते हैं, ठीक है, लोहा है उसके ऊपर से अगर हम खाद्य तेल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या होता है कि जो संक्षारण की क्रिया है, इस संक्षारण की क्रिया से यहाँ पर बचा जा सकता है। ठीक है। एक अन्य हमारे यहाँ पर क्रिया है जिसके द्वारा हम संक्षारण की क्रिया से बच सकते हैं, वो है मिश्र धातु के निर्माण से। मिश्र धातु के निर्माण से। ठीक है। अब मिश्र धातुएं हमारी क्या होती हैं, देखो मिश्र धातुओं के निर्माण से कैसे बचा जा सकता है। देखो मिश्र धातुएं हमारी होती हैं, देखो जब हम दो या दो से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में एक दूसरे में मिला देते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसको ठंडा जब किया जाता है तो यहाँ पर हमको एक धातु प्राप्त होती है, धातुओं का मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है। या धातुओं का समांगी मिश्रण हमको प्राप्त होता है। ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं। ठीक है। तो मिश्र धातुओं का जब हम निर्माण करते हैं तो मिश्र धातुओं में भी संक्षारण की क्रिया नहीं होती है। ठीक है। मिश्र धातु क्या बताया मैंने, ठीक है, क्या करना है, हमने धातुओं को लेना है, दो हम ले सकते हैं, दो से अधिक धातुओं हम ले सकते हैं। ठीक है। जब हम दो या दो से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में मिलाते हैं, माना हमने यहाँ पर गलित अवस्था में एक धातु हमने ली, एक धातु हमारी जिंक, ठीक है, जिंक धातु को गलित अवस्था में हमने यहाँ पर ले लिया। ठीक है। एक अन्य धातु है कॉपर, ठीक है, इसको भी हमने गलित अवस्था में लिया और इसमें मिला दिया। ये कॉपर धातु को गलित अवस्था में लेकर हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया इन दोनों धातुओं। ठीक है। तो इन दोनों धातुओं, ये दोनों धातु जब आपस में मिक्स हो जाती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक समांगी मिश्रण बनता है। ठीक है। समांगी मिश्रण का मतलब है कि ये जो धातु हैं, ये धातु, दोनों ही धातु क्या हो जाएंगी, एक दूसरे से पूर्ण रूप से मिक्स हो जाएंगी। ठीक है। और ऐसी मिक्स हो जाएंगी कि यहाँ पर हमको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर जिंक धातु का मिश्रण कहाँ पर है या जिंक धातु का हिस्सा कहाँ पर है और कॉपर का हिस्सा कहाँ पर है, यानी कि समांगी मिश्रण बन गया। ठीक है। समांगी मिश्रण का मतलब है कि देखो जब हम, माना हमने पानी लिया, पानी में हमने चीनी को मिलाया, चीनी को घोल दिया हमने, तो जब हम पानी में चीनी को घोल देते हैं तो दोनों पदार्थ क्या हो जाते हैं, पानी और चीनी एक दूसरे में घुल जाते हैं। ठीक है। हमको फिर जब हम पूर्ण रूप से घोल देते हैं तो हमको ये पता नहीं चलता कि चीनी कहाँ कहाँ पर है, चीनी पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, इसमें वितरित हो जाती है, हमको पता नहीं चलता है। ठीक है। तो इसी प्रकार से क्या होगा, हम जब जिंक और कॉपर को गलित अवस्था में लेंगे और लेने के पश्चात यहाँ पर क्या बनता है, हमारे यहाँ पर एक समांगी मिश्रण बनता है, धातुओं का क्या बनता है, समांगी मिश्रण बनता है। ठीक है। उस समांगी मिश्रण में हमारे जो दोनों धातुओं के जो गुणधर्म हैं वो हमको इसमें स्पष्ट नहीं होंगे भाई। ठीक है। प्रत्येक स्थान पर एक जैसे गुण इनके दिखाई देंगे हमको।
ठीक है। तो ऐसी जो हमारे यहाँ पर धातुओं का मिश्रण बनता है उसको हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है। तो जो मिश्र धातुएं होती हैं, फिर इस जब गलित अवस्था में इसको मिश्रित कर दिया जाता है और जब मिक्स ही आपस में हो जाते हैं, तो उसके बाद जब इनको ठंडा किया जाता है तो ऐसी जो धातुएं होती हैं उन धातुओं को हम क्या कहते हैं, मिश्र धातुएं कहते हैं। तो जो मिश्र धातुएं होती हैं, मिश्र धातुओं में भी क्या होता है, संक्षारण की क्रिया इनमें नहीं होती। अगर हम मिश्र धातु बना दें तो मिश्र धातु में भी संक्षारण की क्रिया नहीं होती है। तो मिश्र धातु के निर्माण से भी संक्षारण की क्रिया को रोका जा सकता है। ठीक है। इसमें कुछ मिश्र धातुओं के नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, जैसे पीतल है, पीतल हमारी एक मिश्र धातु है जो कि बनाई जाती है कॉपर और जिंक के मिश्रण से बनाई जाती है। ठीक है। इसके अलावा एक है हमारी जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर ये बनाई जाती है निकिल, कॉपर और जिंक से, निकिल, कॉपर और जिंक से। इनको जब हम मिलाते हैं आपस में तो हमारा यहाँ पर क्या बनाया जाता है, जर्मन सिल्वर का निर्माण किया जाता है। ठीक है। एक है हमारा कांसा, कांसा। ठीक है। इसको बनाने के लिए हम यूज करते हैं कॉपर और टिन का यूज कर लेते हैं। ठीक है। ऐसे ही आप लोगों ने सोल्डर वायर देखा होगा, सोल्डर वायर। ठीक है। सोल्डर वायर को बनाने के लिए लेड और टिन का यूज करते हैं भाई, Pb और Sn का। ठीक है। तो ये कुछ हमारे मिश्र धातुएं हैं भाई। यहाँ पर क्या किया है, दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में मिलाया है और मिलाने के बाद समांगी मिश्रण बना है। ठीक है। और जो मिश्रण हमारा यहाँ पर बना, उस मिश्रण को हम क्या बोलेंगे, मिश्र धातु कहेंगे। ठीक है। तो जब मिश्र धातुओं का निर्माण किया जाता है तो मिश्र धातुओं के निर्माण से भी क्या होता है कि संक्षारण की क्रिया से बचा जा सकता है। ठीक है। तो ये संक्षारण की क्रिया थी और इसके अलावा संक्षारण की क्रिया से बचने के उपाय थे। ठीक है। क्या बोला, सामान्यतः संक्षारण की क्रिया क्या होती है कि जब धातुओं को हम खुले में रखते हैं तो धातुओं की सतह से वायुमंडल में उपस्थित जो गैसीय कण होते हैं, जो वायु में उपस्थित जलवाष्प होती है, जो वायु में उपस्थित अम्लीय कण होते हैं, वो धातु की सतह से क्रिया कर जाते हैं। ठीक है। और जिसके कारण धातु अपने वास्तविक गुणों को खो देता है। यही क्रिया हमारी क्या कहलाती है, संक्षारण की क्रिया कहलाती है। संक्षारण की क्रिया हमारी होती है जब लोहे में जंग लगता है तो संक्षारण की क्रिया हमारी होती है। इसी प्रकार जब कॉपर की सरफेस पर या तांबे की सरफेस पर जब हरे रंग के स्पॉट बनने लगते हैं तो वहाँ पर संक्षारण की क्रिया होती है। इसी प्रकार जब जो चांदी है, चांदी का रंग जब फीका पड़ने लगता है तो वहाँ पर भी संक्षारण की क्रिया होती है। ठीक है। संक्षारण से कैसे कैसे बचा जा सकता है, ठीक है, बचने के उपाय बताया कि जब हम धातु की सतह पर पेंट का प्रयोग करेंगे तो संक्षारण की क्रिया से वहाँ पर बचा जा सकता है। इसी प्रकार अगर हम धातु की सतह पर जिंक को लेपित कर दें, ठीक है, तो वहाँ पर भी हम संक्षारण की क्रिया से बचते हैं। ठीक है। और ये जो क्रिया होती है इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, यशद लेपन कहते हैं। ये पूछा भी जाता है कि यशद लेपन क्या होता है। ठीक है। तो जब लोहे की सतह पर जिंक का लेप किया जाता है या लोहे की सतह पर संक्षारण की क्रिया से बचने के लिए जब हम जिंक का लेप करते हैं तो ये क्रिया क्या कहलाती है, यशद लेपन कहलाती है। ठीक है। इसी प्रकार जब हम ग्रीज का प्रयोग करते हैं धातु की सतह पर तो संक्षारण की क्रिया से बच सकते हैं। इसी प्रकार अगर क्रोमियम का लेपन किया जाता है तो तब भी हम संक्षारण की क्रिया से बच सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम तेल का उपयोग कर दें धातु की सतह पर तो वहाँ पर भी संक्षारण की क्रिया से बचा जा सकता है। इसी प्रकार अगर हम मिश्र धातुओं का निर्माण करें तो मिश्र धातुओं के निर्माण से भी क्या होता है, संक्षारण की क्रिया से बचा जा सकता है। अब यहाँ पर देखो, ये तो संक्षारण की क्रिया थी और उससे बचने के उपाय थे। अब यहाँ पर तुम्हारा जो अगला इसमें टॉपिक है और चैप्टर का हमारा अंतिम टॉपिक है वो टॉपिक है विकृत गंधिता या रेंसिडिटी, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता या रेंसिडिटी। ठीक है। विकृत गंधिता क्या होता है, देखो जैसे तुम लोगों ने, हाँ, आप लोग देखते हैं, देखो कभी कभी आप लोग देखते होंगे या आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी हम क्या करते हैं कि चिप्स खाते हैं, ठीक है, या कुरकुरे खाते हैं, ठीक है, या बिस्किट खाते हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो चिप्स का पैकेट होता है या बिस्किट का पैकेट होता है हम पूरा नहीं खा पाते हैं उसको, और हम क्या कर देते हैं उसको रख देते हैं ऐसी कुछ टाइम के लिए। हम ऐसे ही माने चिप्स हमने लिए और चिप्स हमने पूरे खाए नहीं है, इसको हमने फाड़ा और कुछ खाया और फिर हमने क्या कर दिया, इसको ऐसे ही रख दिया। ठीक है। तो कुछ टाइम में हम क्या देखते हैं, जब हम कुछ टाइम बाद उसको फिर से खाने का प्रयास करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो चिप्स का जो टेस्ट था वो टेस्ट हमारा अब क्या हो गया, विकृत हो गया भाई। टेस्ट में क्या आ गई है, विकृत आ गई है, पहले जैसा उसका टेस्ट नहीं रहेगा।
ठीक है, इस क्रिया को आप लोगों ने बहुत बार महसूस किया होगा या बहुत बार आप लोगों ने इसको देखा होगा। ठीक है, कि हम किसी भी जो हमारे प्रोडक्ट, हम बाज़ार से जो प्रोडक्ट लेते हैं उन प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं, और यूज करने के अलावा हम क्या करते हैं, उनको, उन खाद्य पदार्थों को फिर खुला रख देते हैं। तो खुले रखने के बाद कुछ टाइम बाद क्या होता है, उनका जो टेस्ट होता है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, या जो टेस्ट होता है उनका, जो वास्तविक टेस्ट होता है वो अब नहीं रहता है। ठीक है, तो ये जो हमारे यहाँ पर टेस्ट में इसका चेंज हुआ है वो किसके कारण हुआ है, विकृत गंधिता के कारण हुआ है भाई। ठीक है, अब हुआ क्या, विकृत गंधिता की घटना होती क्या है, देखो, जब हमारे जो तेलीय या वसायुक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं, ठीक है, तेलीय या जो वसायुक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको जब हम खुले में रख देते हैं, जब हम तेलीय या वसायुक्त जो हमारे पदार्थ होते हैं इनको जब हम खुले में रख देते हैं, तो खुले में रखने पर क्या होता है कि इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है या उपचयन हो जाता है भाई। इन पदार्थों का क्या हो जाता है, उपचयन हो जाता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है, वायुमंडल में उपस्थित जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इनके साथ क्या कर देती है, क्रिया कर देती है। ठीक है, जिसके कारण इन पदार्थों का क्या हो जाता है, उपचयन हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण इनका जो स्वाद है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। इनका स्वाद क्या हो जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन क्रिया कर लेगी, इनके इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी भाई। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, या उपचयन का मतलब क्या है, कि ऑक्सीजन इनके साथ क्रिया कर लेगी और इनके साथ जुड़ जाएगी। ठीक है, जिसके कारण इनका स्वाद क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, या इनका जो स्वाद है वो बदल जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्रिया है, ऐसी जो क्रिया होती है, इन क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता की क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो लेज होते हैं या जो बिस्किट हैं उनको ऑयल में फ्राई करके बनाया जाता है भाई। ठीक है, और फैटी होते हैं, हम फैटी पदार्थ होते हैं, ऑयल में उनको फ्राई करके बनाया जाता है। ठीक है, तो अब हमने जब तक बिस्किट का पैकेट बंद था, या जो हमारा नमकीन थी, या जो चिप्स थे, या जो कुरकुरे थे, इनका पैकेट जब तक बंद था तब तक तो वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं थी। ठीक है, लेकिन जब हमने खोल दिया उसको, और खोलने के पश्चात कुछ टाइम रख दिया, तो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन क्या कर जाएगी, इनसे क्रिया कर जाएगी। ठीक है, जिसके कारण इनका जो स्वाद है वो स्वाद क्या हो जाएगा, पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा, या स्वाद इनका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्रिया हुई जिसके कारण विकृत हो गया हमारा पदार्थ। ठीक है, इसीलिए इस घटना को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो, तेलीय अथवा वसायुक्त खाद्य सामग्रियाँ, वसायुक्त खाद्य सामग्रियाँ वायु की उपस्थिति में उपचयित या ऑक्सीकृत, उपचयित होने पर स्वाद में परिवर्तित हो जाती हैं। उपचयित होने पर इनका स्वाद परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, उपचयित होने पर इनका स्वाद परिवर्तित हो जाता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, तो क्या बताया, विकृत गंधिता में जो हमारे तेलीय या वसायुक्त जो पदार्थ होते हैं, या जो खाद्य सामग्रियाँ होती हैं, वो वायु की उपस्थिति में क्या होता है कि उन पदार्थों का उपचयन हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण उनका स्वाद क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये जो क्रिया है, इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, अब हमारे कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग विकृत गंधिता से बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे हमारा देखो, आप लोग जनरली देखते होंगे कि जब चिप्स को पैकेट में बंद किया जाता है, ठीक है, तो उनका स्वाद वैसे ही बना रहता है। उस समय जो स्वाद है वो क्या है, ऐसे ही बना रहता है। ठीक
ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब चिप्स को भरा जाता है या चिप्स के पैकेट जब भरे जाते हैं तो चिप्स में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग होता है भाई। यहाँ पर जो जिस गैस से भरे जाते हैं चिप्स के पैकेट, वहाँ पर किसका प्रयोग होता है? नाइट्रोजन का प्रयोग होता है, ठीक है। और जब नाइट्रोजन इस यहाँ पर रहती है तो नाइट्रोजन क्या करती है? यहाँ की उपस्थित जो वायु है उस वायु को क्या करती है? हटा देती है। वायु को क्या करती है? हटा देती है। वायु यहाँ से हट जाएगी और इसके स्थान पर क्या आ जाएगी? नाइट्रोजन गैस आ जाएगी, ठीक है। और नाइट्रोजन का एक गुण ये भी होता है कि नाइट्रोजन बहुत कम क्रियाशील होती है या अक्रिय होती है भाई। कमरे के ताप पर क्या होती है? अक्रिय होती है, ठीक है। और नाइट्रोजन तो इसके साथ क्रिया नहीं करेगी फिर, ठीक है। और क्या करेगी? जो नाइट्रोजन गैस है ये नाइट्रोजन गैस क्या क्या करेगी? इसको विकृत गंधिता से बचाएगी, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि जब भी हमारे जो वसायुक्त खाद्य पदार्थ के जो पैकेट हैं उनको भरा, जब उनको पैकेट को बंद किया जाता है तो वहाँ पर नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस यहाँ पर ऑक्सीजन को यहाँ पर नहीं आने देती है भाई, ठीक है। और लंबे समय से नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति के कारण लंबे समय तक ये जो खाद्य पदार्थ हैं ये क्या होते हैं? सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं जो कि विकृत गंधिता से बचाते हैं हमारे खाद्य पदार्थों को, तो इन पदार्थों को हम प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ या प्रति उपचायक पदार्थ हम इनको कहते हैं, ठीक है। तो प्रति उपचायक पदार्थ का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो नाइट्रोजन हमारा क्या है? एक प्रकार का नाइट्रोजन गैस क्या है? प्रति उपचायक पदार्थ है, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है ये नाइट्रोजन खाद्य पदार्थ को विकृत गंधिता से बचाती है, ठीक है। तो ये आज का हमारा जो लेक्चर है ये लेक्चर अब हमारा यहीं पर समाप्त होता है और ये जो चैप्टर है ये चैप्टर भी यहीं पर अब समाप्त होता है, ठीक है। तो इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं ये क्वेश्चन आंसर आप लोग कर लेंगे, क्योंकि पूरा चैप्टर आप लोगों को करा दिया गया है। तो क्वेश्चन आंसर आप लोग इसके खुद कर लें भाई, ठीक है। अब हम अगला जो टर्न होगा हमारा, अगले टर्न में हम क्या करेंगे? यहाँ पर जो हमारा सेकेंड चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर को यहाँ पर हम शुरू करेंगे जो कि एसिड एंड बेस है भाई।